हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण, अति टर्निंग पॉइंट की बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य जो है क्वेश्चन की दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि एक तरह से बहुत सारी जो घटनाएं हैं और विदेशी जो लेखक हैं उनके आने का क्रम जो है वो भी एक तरह से शुरू होता है। हमने इतिहास को 3 भागों में लेखन सामग्री के आधार पे एक तरह से बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व सही अर्थों में मौर्य काल करता है। बहुत सारे राजकीय अधिकारियों के लिए एक तरह से मुद्रा के व्यापार के रूप में प्रचलन के लिए एक महत्वपूर्ण, अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने के लिए जाना जाने वाला एक तरह से महत्वपूर्ण कालक्रम है जिसकी हम बात कर लेते हैं। आईएएस से लेकर हमें आरएस और विभिन्न ग्रेड एग्जामों में भी, यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलते रहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी बेसिक विशेषताओं पे चलते हैं हम। मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य जो है, यहां पर मौर्य शासकों की राजधानी जो है वो होती है पाटलिपुत्र। जो मगध के शासकों का कालक्रम नंद वंश से उसके बाद मौर्य साम्राज्य तक आता है, तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य काल में मुख्य राजधानी रहती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये संस्थापक हुए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है बृहद्रथ को, और जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो इसके बाद का जो वंश आता है वो शुंग वंश आता है पुष्यमित्र के नेतृत्व में, जो उसका सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये संस्थापक है और इससे पहले मगध पर नंदवंश का शासन होता है। नंदों को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं मगध में, जहां पाटलिपुत्र सत्ता का मुख्य केंद्र होता है, राजनीतिक केंद्र। अंतिम शासक बृहद्रथ आता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, मौर्य वंश का राज चिन्ह जो है वो मयूर होता है। ये बताने वाला विद्वान जो है ग्रुनवेडेल था। इसने लोरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख था उसके आधार पर मौर्यों का राज चिन्ह मयूर को बताया। ग्रुनवेडेल ने सबसे पहले ये मत प्रवर्तित किया। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सिंपल सी बात, राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्यों का राज चिन्ह देखा जाए तो मयूर। बृहद्रथ अंतिम शासक जो है मौर्य काल का आता है। आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य में जो यूनिक बातें हैं, जो हमें बहुत सारे ज्यादा मात्रा में पूछी जा सकती है, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। तो देखें, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य जो है इसमें हमने ये देखा है कि इनका राज चिन्ह आता है। अब से पहले केवल सभ्यता और संस्कृति की बात की थी हमने, खासकर उत्तर वैदिक काल और सिंधु सभ्यता में राज चिन्ह के संदर्भ में शब्द यूज नहीं हुआ था। तो मयूर एक तरह से राज चिन्ह होता है। पहली बार हमें बहुत ज्यादा मात्रा में अभिलेख, खासकर शिलालेख, स्तंभलेख, ये मिलते हैं। इनकी हम आगे अशोक के काल में डिटेल से बात करेंगे। जहां सिंधु सभ्यता के अभिलेखों की बात की हमने, तो वहां पे स्वतंत्र रूप से अभिलेख मिलने की बजाय मुहरें थी जो उनकी लिपि का ज्ञान करवा रही थी, व्यापार का ज्ञान करवा रही थी, और उसी पे कुछ मुहरें बिना लेख वाली भी थी। वैदिक संस्कृति की बात की तो वैदिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख बोगस कोई अभिलेख था जो मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व के आसपास मिला था। हित्ती और मितानी जाति के मध्य संधि के गवाह के रूप में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख था। अब हमें पहली बार मौर्य काल में बहुत ज्यादा मात्रा में शिलाओं पर उत्कीर्ण जो लेख है, शिलालेख मिले हैं स्तंभों पे।
स्तंभ लेख, बड़े और छोटे स्तंभ लेख भी हैं, बड़े और छोटे शिलालेख भी हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में गुफाएं, तो इनको हम गुफा लेख भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के हमें 2 ताम्रपत्र मिले हैं, तो एक तरह से हम ताम्रपत्र लेख भी इनको कह सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पहली बार मौर्य काल में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफाएं और ताम्रपत्र लेख मिले हैं। सिक्कों की जब बात की तो हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली थी, वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली थी। अब हमें पहली बार एक तरह से मुद्रा का भी स्पष्ट रूप से प्रचलन मिलता है, तो ये भी एक यूनिक बात होती है। पहली बार एक तरह से उच्च कोटि के मृदभांड जो है वो भी प्रचलित थे। NBPW मृदभांड कहा जा रहा था उनको, उत्तरी काली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड। हमने 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति की मुख्य रूप से बात की थी। हड़प्पा के मृदभांड गेरुए रंग के थे, ऋग्वैदिक काल के मृदभांड जो है वो लाल और काले थे, उत्तर वैदिक काल के मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड होते हैं, जबकि मौर्य काल के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ थे, उत्तरी काली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड इनको कहा जाता है। इस बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हमें एक क्वेश्चन ये भी मिला, पहली बार जो है नदी घाटी सभ्यता से दूर पेयजल की समस्या के समाधान के लिए घेरदार जो कुएं हैं उनका भी प्रचलन मौर्य काल में होता है। पहली बार तो घेरदार कुएं जिनको रिंग वेल कहा जा रहा है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हुआ, ये पहली बार हमें मौर्य काल में मिलता है। आहत सिक्कों का बाहुल्य पहली बार मौर्य काल में मिलता है। पहली बार मौर्य काल में ही हम देखते हैं कि एक तरह से चट्टानों को काटकर प्रतिमाएं निर्मित की गई, ये अपना यूपीएससी का क्वेश्चन हुआ। और धौली में हाथी की प्रतिमा है जो चट्टान को काट के निर्मित की जाती है, तो मौर्य काल की पहली महत्वपूर्ण प्रतिमा धौली उड़ीसा में पड़ता है, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन हुआ। पहली बार हमें मौर्य काल में ये देखने को मिलता है कि एक तरह से प्रांतीय विभाजन जो है, प्रशासन का, साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन मौर्य काल में हुआ पहली बार। 5 प्रकार के प्रांत आते हैं, 5 प्रकार के प्रांतों की राजधानियां अलग आती है। सबसे विशाल नौकरशाही जो है वो हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में अलग अलग केंद्र और राज्य स्तर पे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं। इसके साथ साथ जो अधिकारी वर्ग है उसको नगद वेतन देने की परंपरा जो है पहली बार मौर्य काल में अस्तित्व में आती है, तो नगद वेतन भी अधिकारियों को दिया जाता है। व्यापार में पहली बार मुद्रा का प्रचलन जो है वो भी मौर्य काल में होता है, व्यापार में मुद्रा का प्रयोग। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है बार्टर सिस्टम से व्यापार होता था, अब व्यापार में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी हम आगे व्याख्या करेंगे अलग अलग। ये बेसिक विशेषताएं हैं, जब भी कोई टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो उसका सार एक तरह से हम ग्रहण करते हैं, तो हमें बहुत सारे जो प्री के क्वेश्चन जो है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है वो ही क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले बहुत सारे ग्रंथों की साथ साथ बात करते रहेंगे और एक तरह से संस्थापक से चलते हैं हम। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ये वर्तमान में अक्साई चीन का एक तरह से सबसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो हॉट स्पॉट बना हुआ है भारत और चीन के मध्य। ये बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो भारत का अभिन्न अंग रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। तो ये देखते हैं कि एक तरह से बांग्लादेश जो है वो भी उसी भारत का ही हिस्सा है। म्यांमार तक भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। या नेपाल, भूटान जो है वो प्रदेश भी बहुत हद तक भारत में शामिल थे। प्राचीन भारत में बात करें तो ये एक तरह से बृहत्तर भारत इसको कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के खासकर पड़ोसी जो देश है वो भारत का अभिन्न अंग था ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान।
इस पे चलते हैं। और मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश जो है, इसकी राजधानी मगध का मुख्य नगर पाटलिपुत्र था। तो यहां पर शासन होता है नंदों का। हिमालय जो क्षेत्र है, यहां पर शासन था पर्वतक नामक राजा का। उत्तर पश्चिम में सिकंदर के छत्तर जो है वो शासन करते हैं। एक तरह से ये मुख्य सिंधु की आसपास की नदियों का जो क्षेत्र है वहां पे, तो यहां यूनानी क्षत्रपों का शासन था, जैसे यूडेमस और फिलिप मुख्य क्षत्रपों में से एक थे। और ये जो साम्राज्य है वो एक तरह से सेल्यूकस के अधीन था, जो सिकंदर का प्रतिनिधि होता है, सेल्यूकस निकेटर। ये प्रदेश सौराष्ट्र कहलाता है। संपूर्ण विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण भाग को हम दक्कन कह रहे हैं। दक्कन प्रायद्वीप है। ये एक तरह से मैसूर साम्राज्य था। ये कलिंग कहलाता था, उड़ीसा का जो भाग था। सुदूर पूर्व में असम जो है वो मौर्य साम्राज्य के बाहर होता है। अब हम मूल बात पे चलते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि एक महाजनपद था गांधार और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहां बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विद्वान कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य था। कौटिल्य ने ये सुन रखा था कि पूर्वी भारत में नंदों का शासन है और धनानंद जो है वो बहुत ज्यादा धनी है अपने नाम के अनुरूप और दानी भी है। ये बात सुनकर कौटिल्य जो है चला, पाटलिपुत्र आया, नंदू के दरबार में गया। धनानंद जो है वो उचित सम्मान नहीं करता और एक तरह से ये माना जाता है कि थोड़ा देखने में कौटिल्य थोड़ा कुरूप लगता था, थोड़ा सुगलू लागतो। इसलिए धनानंद जो है उसको दरबार से बाहर निकाल देता है, उसका उचित सम्मान नहीं किया जाता। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य जो है उसने संकल्प लिया कि मैं नंदू का समूल नाश करूंगा। तो समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेकर वापस कहां की ओर चल दिया, इधर तक्षशिला की ओर, अपने मूल स्थान की ओर। पाछो लपसट लपसट कर तो आ रहे हो अठे विंध्याचल का जंगला के मायने इन्हें एक टाबर मिलो जो राज किल्लम खेल खेल रहे हो। कि राज किल्लम खेल के मायने एक टाबर राजा बन रखे हो, दूसरा सगला टाबरिया जो है वो प्रजा का रोल निभा रहे थे। तो कौटिल्य ने ये देखा कि भाई ये ठीक बच्चा लग रहा है, एक तरह से लीडरशिप जो है पूत के पांव जैसे पालने में दिख जाते हैं, ठीक वैसे लीडरशिप क्षमता है। इस बच्चे को यहां से पिकअप किया और सीधा एरोप्लेन में बिठा के तक्षशिला, एरोप्लेन तो नहीं चलती थी उस समय, सीधा तक्षशिला ले आया। और ये जो बालक है चंद्रगुप्त मौर्य, इसको शिक्षा दीक्षा दिलाई तक्षशिला में। उस समय शिक्षा में हम देखते हैं तलवारबाजी, घुड़सवारी, तर्क, विज्ञान, गणित, सारे विषयों का व्यापारिक एक तरह से नॉलेज होता था। कौटिल्य तो अपनी राजनीति के लिए भी जाना जाता है। तो साम दाम दंड भेद सारे जो एक तरह से अस्त्र शस्त्र है उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तक्षशिला में अध्ययन करवाया जाता है और कौटिल्य को पहले से ही था कि भी नंदों ने उनका अपमान किया है, तो एक तरह से नंद वंश को नाश करना है और भारत के पूर्वी साम्राज्य पे अधिकार करना है। पश्चिमी साम्राज्य पे सिकंदर के प्रतिनिधि जो है वो सेल्यूकस का साम्राज्य होता है। तो पश्चिम से ही कुछ यूनानियों को भी उसने एक तरह से खदेड़ना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि पहला जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य का काल आता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व।
इसको आजकल BCE भी कह सकते हैं, ईसा के पूर्व की बात थी। लगभग 24 वर्ष का शासन होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। एक पुस्तक है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ये लिखी विशाख दत्त ने है, गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। इसके लेखक आते हैं विशाख दत्त। इस पुस्तक में कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा मिलकर नंदों के मंत्री को एक तरह से अपने पक्ष में करते हैं। मंत्री का नाम राक्षस आता है। इस राक्षस मंत्री को अपने समर्थन में मिलाते हैं और एक तरह से धनानंद को पराजित कर दिया जाता है। नंदों को हटाकर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक। ये जो घटना है, ये जो योजना है पाटलिपुत्र पर अधिकार करने की, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की नंद मंत्री के साथ मिलकर जो योजना बनाई जाती है, उस योजना का विवरण हमें ये पुस्तक देती है, मुद्रा राक्षस। तो एक तरह से शासक बन जाता है, नंद वंश को हटा के मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। अब जो मौर्य शब्द है, इस पे बहुत सारे विद्वान जो है अलग अलग मत बताते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरह से मूरादासी की संतान भी बताया जाता है। एक गणराज्य हमने बुद्ध काल में पढ़ा था कि पिपली वन में शासन करने वाला वंश मौर्य वंश है, तो पिपली वन के मौर्यों से भी संबंधित बताया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में इसको एक तरह से शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस जो है, इसको वृषल, जिसको निम्न कुल या निम्न परिस्थितियों में पैदा हुआ कह सकते हैं, निम्न कुल का ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। वृषल कुल, वृषल शब्द प्रयुक्त हुआ है मुद्रा राक्षस में। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। जितने भी यूनानी लेखक हमें जानकारी दे रहे हैं, तो एक तरह से यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न परिस्थितियों में पैदा हुआ बताया है। तो निम्न परिस्थितियों में पैदा हुआ व्यक्ति चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथ कह देते हैं और वृषल जो है वो मुद्रा राक्षस कह देती है। अब चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के बाद एक तरह से उत्तर भारत में प्रवर्तक की मदद से जो सीमांत क्षेत्र के राजा हैं उनको पराजित किया, अपने साम्राज्य में मिलाया। प्रवर्तक जो है उसने मदद की। उत्तर पश्चिमी साम्राज्य में हम देख रहे हैं कि सेल्यूकस का शासन है, कुछ यूनानी जो है छतर्क शासन कर रहे थे, तो उत्तर पश्चिमी भारत जीतना बहुत आवश्यक था। तो अगला जो उसका अभियान है वो उत्तर पश्चिमी भारत में सेल्यूकस के विरुद्ध होता है और इस समय सिकंदर के प्रतिनिधि, सिकंदर जो था इससे पूर्व, ये धनानंद का समकालीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये याद रखें। सिकंदर का समकालीन धनानंद, जब सिकंदर भारत आता है तो भारत पर धनानंद का शासन था और सिकंदर के प्रतिनिधि सेल्यूकस का समकालीन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाएगा। तो इधर देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी क्षत्रपों को पराजित करने के लिए उसने अभियान किया। ये उसका अभियान 305 ईसा पूर्व में था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी प्रतिनिधि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। इन दोनों के मध्य युद्ध और संधि का उल्लेख यूनानी लेखक एपियानस देता है। तो एपियानस ने युद्ध और संधि का उल्लेख किया है कि सेल्यूकस जो है उसमें और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध और संधि हुई। एपियानस का विवरण है। मेगास्थनीज के बाद के कुछ एक जो लेखक है, परवर्ती लेखक, उनका विवरण हमें मिलता है। और इस युद्ध में शर्तें ये बताती है, युद्ध की शर्तें ये बताती है कि चंद्रगुप्त जो है उसका पलड़ा भारी रहता है, सेल्यूकस जो है वो पराजित हो जाता है। तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध और संधि हुई। तो संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कैटरीना केप का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, मतलब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। दूसरा, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज, अति महत्वपूर्ण रीड का भी क्वेश्चन था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि कैटरीना से जो विवाह हुआ वो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हेलेना का जो विवाह था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का।
और मेगास्थनीज जो है दरबार में आता है तो ये पहला अंतरराष्ट्रीय दूत था। एक तरह से राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत थी। मेगास्थनीज ने यहाँ पर अपना ग्रंथ जो है इंडिका, उसमें मौर्य काल में खासकर पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, मौर्य कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में बहुत व्यापक जानकारी दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पहला राजदूत, भारतीय इतिहास का जनक भी हमने मेगास्थनीज को लिखा है। राजस्थान के इतिहास के जनक की बात की कर्नल जेम्स टोड हैं, और पूरे विश्व इतिहास के जनक जो है वो हेरोडोटस माने जाते हैं। तो दोनों यूनिक बातें, राजदूत परंपरा, अंतरराष्ट्रीय एक तरह से विवाह की शुरुआत। सेल्यूकस ने अपने जो अधीनस्थ प्रदेश थे उन प्रदेशों को एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैटरीना को दहेज में 4 प्लॉट भी मिल गए थे। उन 4 प्लॉट की बात करें तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान तट। मकरान तट का नाम जेड्रोसी आता है, हेरात का नाम हेरिया आता है, कंधार का नाम अराकोशी आता है और काबुल का नाम पेरिपेनिस। यूनानी लेखकों ने ये नामकरण दिया है, पेरिपेनिस। तो ये 4 प्लॉट जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप मिल गए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को ये कहा कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है, 500 हाथी हैं, तो 500 हाथी उपहार स्वरूप जो है वो भेंट किए जाते हैं सेल्यूकस को। ये संधि की शर्तें बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पलड़ा भारी था। ये विवरण हमें यूनानी लेखक एपियानस देता है। बहुत सारे यूनानी लेखकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक तरह से उल्लेख किया है, उसकी सेना के बारे में उल्लेख किया है। तो ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट हुआ। ये अपना रीट में क्वेश्चन था। दोबारा दूसरे कंटेंट को भी याद रखें, हेलेना को भी याद रखें, ये 4 प्रदेशों का याद रखें, खासकर अपने आगामी एग्जाम के जितने भी विद्यार्थी हैं रीट वगैरह के। और इस बार पटवार और कांस्टेबल में भी राजस्थान में भी एक तरह से शामिल किया गया है इंडियन हिस्ट्री को, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है इनके बारे में पूछे जाने की। फिर से रिपीट कर देते हैं। नंद वंश के धनानंद को पराजित किया, मुद्रा राक्षस ये विवरण देता है। उत्तर में प्रवर्तक राजा का सहयोग लेता है और एक तरह से उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो अपने साम्राज्य में मिलाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में सेल्यूकस प्रतिनिधि था सिकंदर का, और उसके अधीनस्थ बहुत सारे प्रदेश जो है वो इस संधि के तहत सेल्यूकस ने दे दिए। अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और पहला राजदूत जो है वो मेगास्थनीज भेजा। राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत भी इस समय हो जाती है। ये एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मिला जुला प्रदेश था जो बृहत्तर भारत के नाम से एक तरह से 6वीं-7वीं शताब्दी में जाना जाता था। यहां तक मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है स्टूडेंट का। आगे बढ़ता हूं मैं, और अब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये जो विजित प्रदेश थे उन विजित प्रदेशों को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। और इन 4 प्रांतों की बात करें हम तो उत्तरी प्रांत उत्तरापथ कहलाता था और इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला थी। बार बार तक्षशिला शब्द आ रहा है और अति महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन भी है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र भी था तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी भी तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी भी तक्षशिला है। तक्षशिला जो है बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र भी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है भरत का पुत्र तक्ष को माना जा रहा है। तक्ष द्वारा संचालित था, बहुत सारे विद्वानों का व्यापार का मुख्य केंद्र भी था। तो ये जो प्रदेश है वो एक तरह से उत्तरापथ के अधीन आते हैं। इसके अलावा ये जो प्रदेश है अवंती कहलाता था, पश्चिमी भाग। अवंती एक महाजनपद भी हमने लिखा जिसके 2 भाग थे। यहां पर अवंती एक प्रांत है और इसकी राजधानी जो है वो होती है उज्जैनी या उज्जैन। महाकाल की जो नगरी है वो अवंती की राजधानी थी। ये जो प्रदेश है वो पूर्वी प्रदेश कहलाता था या प्राच्य प्रदेश कहलाता था, जहां सम्राट खुद बैठकर शासन करता था और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी।
मैसूर के दक्षिण में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं होता है, अर्थात ये साम्राज्य उसके नियंत्रण से बाहर था और असम का साम्राज्य भी उसके नियंत्रण से बाहर होता है। ये जो है प्रांत, इसको नाम दिया गया दक्षिणापथ और इसकी राजधानी रखी गई सुवर्णगिरी। ये अपने सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हुआ सब्जेक्ट एसएसटी का। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 प्रांत उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। नंबर 2 दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी। नंबर 3 प्राच्य पूर्वी प्रांत, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, यहां से खुद शासन करता था राजा, ये गवर्नरों के अधीन थे। पश्चिमी जो प्रांत है उसको अवंती या उज्जैनी कहा जाता था। ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के 4 प्रांत थे। जब अशोक की बात करेंगे तब अशोक ने कलिंग जो है उसको साम्राज्य का 5वां प्रांत बना दिया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 होती है। ये एक अन्य अति महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं और अगला एक और कंटेंट अति महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि जो अवंती प्रांत था उसमें एक तरह से सौराष्ट्र प्रदेश, जो आजकल गुजरात के काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जा रहा है, सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। तो सिंचाई सुविधा के लिए सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन जो दिखने में ठीक लगे, शाहरुख खान की तरह लगे, सुदर्शन झील का निर्माता पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त एक गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रांत का। तो सौराष्ट्र प्रांत में ये झील बनाई जाती है उर्जयत और रेवतक पर्वतों के मध्य। 2 नदियों का पानी रोककर सुवर्ण सिकता और पलासिनी नदियों का पानी रोककर झील बनाई गई और लगभग 800 वर्षों तक, गुप्त काल तक, ये झील जो है पश्चिमी भारत में एक तरह से सिंचाई का मुख्य केंद्र, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र हम मान सकते हैं। यही सौराष्ट्र प्रांत में ही अभिलेख आता है, जूनागढ़ अभिलेख, जो अशोक मौर्य का है, और एक स्कंदगुप्त का भी आता है जूनागढ़ अभिलेख। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेखित मिलता है और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देने वाला एक अभिलेखी साक्ष्य भी है। यहां एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, सुदर्शन झील का निर्माता पुष्यगुप्त वैश्य है, समाज का तीसरा वर्ग। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर थे, उन्होंने एक तरह से सिंचाई सुविधाओं के लिए बनाया था। और इस समय हम देखते हैं कि सौराष्ट्र प्रांत की जो झील है वो गुप्त काल तक एक तरह से सिंचाई का मुख्य स्रोत होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला अपना एक महत्वपूर्ण कंटेंट, उत्तर पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये जो हिंदू कुश पर्वतमाला है इसको जीत लिया जाता है, यहां तक इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। तब एक इतिहासकार है विंसेंट आर्थर स्मिथ, अति महत्वपूर्ण रहते हैं इनके कंटेंट, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी है। विंसेंट स्मिथ ने ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी भारत को जीतकर उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसके लिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज भी एक तरह से तरसते रहते हैं। अंग्रेजों के काल में भी ये जो सीमा है उनके नियंत्रण में नहीं रहती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी दास्ता का जुआ जो है उन्होंने उखाड़ फेंका, तो हिंदू कुश पर्वतमाला तक इसका विस्तार होता है। वैज्ञानिक सीमा जो है ये अपना एक क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन हुआ। विंसेंट स्मिथ के कंटेंट तो बहुत बार पूछे जाते हैं, रीट में भी भारतीय समाज की विशेषता के बारे में बार बार स्मिथ का पूछा जा रहा है, तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण अपना क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं, कुछ यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका विवरण लिखा है। तो जस्टिन ने उसकी सेना को डाकुओं का गिरोह बताया है। इसके अलावा प्लूटार्क जो है वो भी इसके बारे में विवरण लिखता है। दोनों लेखक इसकी सिकंदर से भेंट के बारे में भी विवरण लिखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो है वो नाराज हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भाग के आ जाता है कौटिल्य के पास। तो कौटिल्य ये कहता है कि एक राजा में एक तरह से शेर की सी दहाड़ और लोमड़ी की सी चालाकी होनी चाहिए और एक तरह से वो बच के निकल आता है
परिस्थितियों को देखते हुए तो कौटिल्य उसकी प्रशंसा भी करता है। तो कुछ अन्य यूनानी लेखक जो है वो भी उसके बारे में विवरण लिखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां जो है हमें पूछी जा सकती है और बार बार यूनानियों के संदर्भ में पूछी भी जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी एक उपाधि तो हम ये कह सकते हैं कि इसको वृषल कहा जा रहा है और ये मुद्रा राक्षस कह रहा है। महत्वपूर्ण शब्द है जो पूछा हुआ है पीसीएस का। अगला, इसको नाम यूनानी लेखक खासकर सेंड्रोकोट्स देते हैं और सेंड्रोकोट्स जो नाम है मुख्य रूप से स्ट्रेबो वगैरह ने दिया है। चंद्रगुप्त का एक नाम हमें सेंड्रोकोट्स मिलता है, एक नाम जो है एरियन या एपियन ने उसको एंड्रोकोट्स नाम दिया है। ये एक नाम एपियन या एरियन भी लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक नाम जो है वो सेंड्रोकोप्टस मिलता है और इसका नामकरण जो है वो फिलार्कस कहता है। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंड्रोकोट्स जो है उसके संदर्भ में हम याद रखेंगे, वृषल के संदर्भ में याद रखेंगे। जब सुमेलित करना होता है तो इतना मामला बढ़ जाता है। सबसे पहला विद्वान जो है वो विलियम जोन्स था, जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये बताया कि यूनानी लेखक जिस सेंड्रोकोट्स की बात कर रहे हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेंड्रोकोट्स की समानता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने वाला पहला विद्वान जो है विलियम जोन्स होता है, जिन्होंने 1793 में ये बात कही थी। तो ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य की एक तरह से यूनानियों की ओर से और मुद्रा राक्षस की ओर से उपाधियां मिलती है। अब उत्तर पश्चिमी भारत में उसने यूनानी जो है उनसे मुक्त कर लिया, यूनानी दास्ता का जुआ जो है वो उतार फेंका। इस कारण एक तरह से चंद्रगुप्त की एक उपाधि जो है ये भी आती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक भी कह देते हैं। ये हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं कर रहे, ये प्राचीन भारत में जब यूनानी दास्ता का जुआ उखाड़ फेंका था उसने, इसलिए उसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम नायक कह दिया जाता है। और यूनानियों से मुक्त करने के कारण इसका एक नाम भारत का मुक्तिदाता भी आता है। तो भारत का मुक्तिदाता भी इसको कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये उसकी उपाधियों के संदर्भ में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और एक सबसे पहले हमने ये जिक्र किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके शासन के अंतिम समय में 298 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र जो एक महाजनपद का हिस्सा भी था, मगध में अकाल पड़ता है और इस अकाल का अच्छे से प्रबंधन अर्थात पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाई जाती है शासन में। इस अकाल के बारे में, दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण 2 ताम्रपत्र मिलते हैं जो बार बार हमें पूछे जा रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एक ताम्रपत्र शोहगोरा से मिला है और दूसरा बांग्लादेश के महास्थान नामक स्थान से मिला है। 2 स्थानों से उसके ताम्रपत्र मिले हैं, इनको अभिलेख भी हम कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तांबे की पट्टिकाओं के लेख मिले गए हैं। तो शोहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान ताम्रपत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं वो हमें अकाल या दुर्भिक्ष की जानकारी देते हैं। इस समय अकाल पड़ा तो उसने एक तरह से अन्न हाउस और चारे पानी की व्यवस्था करवाई। उसके पश्चात वह दक्षिण भारत अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चला जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण 2 ताम्रपत्र हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। अब देखते हैं कि अकाल प्रबंधन के बाद वह दक्षिण भारत चला जाता है और यहां पर दक्षिण में मैसूर के श्रवणबेलगोला चला गया। अब जब जैन धर्म की हमने बात की तो जैन धर्म में 2 प्रकार की संगीतियां थी। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी। तो पहली जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में कहां हुई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में। 300 ईसा पूर्व में मगध में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूल
भद्दर। ऐसा इसलिए हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध से मैसूर चले जाते हैं और इनके गुरु होते हैं भद्रबाहु इनके नेतृत्व में। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए तो ये दक्षिणी जैनी कहलाए, और भद्रबाहु को हम ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरा संप्रदाय था इनका दिगंबर, इसके संस्थापक भी हैं। स्थूलभद्र जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे, ये श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये हमने विभाजन किया था। तो दक्षिण में मैसूर में भद्रबाहु के नेतृत्व में एक तरह से जैनी बन गए। तो चंद्रगुप्त के बारे में बार बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मौर्य शासक होता है जो बाद में जैन बन जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था और संप्रति दूसरा जैन बनने वाला मौर्य शासक होता है। भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण देती है। चंद्रगुप्त एक सच्चे जैनी की भांति मैसूर में जिस स्थान पर तपस्या करते हैं उस स्थान को चंद्रगिरी पहाड़ी कहा जा रहा है। तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की। एक सच्चे जैन साधु की भांति सलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग किया। सलेखना जो है एक तरह से दिगंबर में उपवास द्वारा शरीर त्याग को कह देते हैं हम, और श्वेतांबरों में इसी परंपरा को संखारा कहा जा रहा है। मैसूर में ही एक अति महत्वपूर्ण जो रीट का भी क्वेश्चन था स्थान था श्रवण बेलगोला, जो जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। श्रवण बेलगोला में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा है, और इस बाहुबली की प्रतिमा को गोमतेश्वर भी कहा जा रहा है। गोमतेश्वर नाम होता है इसकी जो प्रतिमा है। उस पर प्रति 12 वर्ष बाद में एक कार्यक्रम होता है जिसको महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम कहा जा रहा है। महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन, और ये जो प्रतिमा है बाहुबली की, ये निर्माता होता है गंग वंश, पश्चिमी गंगों की शाखा, और राजमल के मंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाई गई है। ये अति महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है श्रवण बेलगोला के आसपास जो हमें बार बार ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे रेलवे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रीट वगैरह हो, चाहे विभिन्न ग्रेड के एग्जाम हो। तो एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैसूर जो है वो दक्षिणी सीमा होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया, एक सच्चे जैन साधु की भांति शरीर त्याग किया था। और इसके अलावा इसकी जानकारी जो है वो भद्रबाहु के हमें कल्पसूत्र में भी मिलती है। तमिल ग्रंथ जो है वो मामूलनार इसके बारे में जानकारी देते हैं। अहनानरु और पुरुनानरु अन्य ग्रंथ है जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से भी देखें तो दक्षिणापथ में मैसूर तक उसके दक्षिण का जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य से बाहर मिलता है। तो ताम्रपत्र, सोगोरा, मायस्थान, 4 प्रकार के प्रांत हमने देखे। श्रवण बेलगोला मुख्य स्थान। एक हमने ये देखा कि सुदर्शन झील का निर्माता उसका गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य होता है। पहली बार जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन इसी के समय हो जाता है। 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र उत्तरी जैनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्वेतांबर के संस्थापक भी हैं, और भद्रबाहु जो है वो दक्षिणी जैनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक सामान्य जनरलाइज जो है वो अध्ययन किया है, जो हमें हर एग्जाम में महत्वपूर्ण कंटेंट जो भी मिलते रहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिलते हैं, उनमें हमारी मदद करेगा। इससे आगे हम बिंदुसार, अशोक और उसके अभिलेखों, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक भी टॉपिक मिस नहीं कीजिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।